नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट 2022 की तैयारी हम कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि 10 यूनिट आपके पास है। 10 यूनिट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ छोटे छोटे वीडियोस में, कि उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी यूनिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी यूनिट ज़्यादा बेहतरीन है, और कौन सी यूनिट को हमें ज़्यादा पढ़ना है, और किस यूनिट का वेटेज कितना है। तो इस आधार पर मैं कोशिश करूंगा अगले 10 वीडियोस में 10 यूनिट हम तैयार करें। और वैसे भी 1 मार्च से जो बैच शुरू है, तो जो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनके लिए भी एक ये तैयारी हो जाएगी, पहले से एक प्रिपरेशन हो जाएगी कि भैया किस यूनिट के अंदर किस तरीके से हमें ज़्यादा वेटेज देकर चलना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। स्ट्रेटेजी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करने से पहले रणनीति जरूर बनाइएगा आप। तो पहली यूनिट से हम शुरू करेंगे और 10वीं यूनिट तक हम जाएंगे, और कोशिश करेंगे हम देखने की कि किस किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया गया है और उसका वेटेज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में एक अनूठी चीज है कि वेटेज कैसे निकालें किसी यूनिट का। और इस वेटेज के हिसाब से ही मैंने इस पूरी यूनिट को सेक्शनाइज किया है, पूरी 10 यूनिट्स को सेक्शनाइज किया है। उसके आधार पर आप अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनकी मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है या जो सेल्फ पढ़ रहे हैं या जो कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप स्टडी मटेरियल भी अपना इसी आधार पर इकट्ठा करना शुरू कीजिएगा, ताकि आपको कोई तकलीफ पेश ना हो आगे चल के। यूनिट संख्या 1 भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस पूरी यूनिट को अगर मैं मार्किंग के साथ पेश करने की कोशिश करूं, तो इस यूनिट से लगभग 9 से लेकर 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ये रेशो मैंने आपके सामने बताया है कि 9 से लेकर के 15 प्रश्न लगभग यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपसे हर एग्जाम के दौरान। मतलब अगर एक आप देखें, लोएस्ट, अगर लोएस्ट की मैं बात करूं, सबसे बड़ी यूनिट्स में से एक यूनिट इसे माना जाता है, क्योंकि ये बेसिक है। पहली बात तो ये, अगर मैं बात करूं कि जब डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर हुआ करता था, काफ़ी टाइम पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब डिस्क्रिप्शन में भी हमें लिखना होता था, तब इंडियन और वेस्टर्न दो सबसे मेजर स्कूल्स या सबसे मेजर फिलॉसफी हुआ करती थी। और उसके बाद उसका लॉजिकल पार्ट होता था, उसका एथिकल पार्ट होता था। बस ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता था, बट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते थे। उस वक्त भी इस यूनिट का महत्व ज़्यादा ही था, आज भी इस यूनिट का महत्व ज़्यादा ही है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनिट फर्स्ट 9 से 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 9 से 15 का अगर मैं जस्ट एक रफ आइडिया ले रहा हूँ आपके सामने, कि अगर कम से कम प्रश्न भी मैं यहाँ से मान के चलूं, तो 7 या 9 प्रश्न तो वो ऐसे प्रश्न है जो मिनिमम यहाँ से आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पर जो लिमिट है वो एक एवरेज 15 मानी गई है कि 15 प्रश्न। हालांकि एनटीए का एक छोटा सा फंडा है कि 10 यूनिट है, हर यूनिट से ऑन एवरेज 10 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्न का आपका प्रश्न पत्र बन जाता है। ये तो एक जस्ट एक रफ आइडिया हो गया, लेकिन ये कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि हर यूनिट से 10 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुछ यूनिट्स है जो बहुत छोटी यूनिट्स है, जहां से प्रश्न नहीं बना सकते हैं आप, जैसे कि इंडियन एथिक्स हो गया। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी है जहां से 10 प्रश्न बहुत कम है, वो सिलेबस ही इतना बड़ा है। जैसे कि यूनिट संख्या 1, फर्स्ट यूनिट का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर इस सिलेबस को मैं क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइड करूं, तो मैं 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर सकता हूं। एक है बेसिक इंडियन फिलॉसफी, जिसके अंदर हम वैदिक रिचुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, रित के बारे में पढ़ते हैं, यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिक इंडियन फिलॉसफी हो गई। उसके बाद आता है आपका एक एथिस्ट और एक थेइस्ट का सेक्शन, आस्तिक और नास्तिक का सेक्शन। एथिस्ट के अंदर जब हम बात करते हैं, नास्तिक की जब हम बात करते हैं, तो चारवाक, जैन और बुद्ध, 3 ही सेक्शन वहां पर आते हैं। चारवाक से फिक्स 1-2 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन वहां नहीं घूमते हैं। जैन और बुद्ध जो है अभी थोड़े से हाईलाइटेड है, तो वहां से थोड़ी संभावना बढ़ जाती है प्रश्नों के आने की। तो फिर भी ऑन एवरेज अगर मैं मानता हूं, तो 4 से 5 प्रश्न मैं वहां से मान के चलता हूं। थेइस्ट के अंदर चूंकि सिलेबस बड़ा है आपका, सांख्य से कहानी हम शुरू करते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। वेदांत के अंदर भी फिर 6 अलग अलग दार्शनिक, तो वहां सिलेबस बड़ा है।
तो वहां पर 6 प्रश्नों, मिनिमम 6 प्रश्न मैंने साथ लिखा है, मिनिमम 6 प्रश्न से लेकर तकरीबन 10 प्रश्न केवल आपके आस्तिक आस्तिक से आ सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात कि इसमें न्याय दर्शन भी आता है, जो कि आपका लॉजिकल पार्ट भी है। तो अपने आप में ये यूनिट जो है उसको अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिक इंडियन फिलॉसफी का जो सेक्शन है वो 2 से 3 प्रश्नों के साथ आता है। एथिस्ट का सेक्शन, जहां पर आपके चारवाक, जैन और बुद्ध आते हैं, वो तकरीबन 4 से 5 प्रश्नों के साथ अपना काम खत्म करता है। और जहां पर आप आस्तिक की बात करते हैं वो तकरीबन 8 से 10 प्रश्नों तक अपनी कहानी लेकर जाते हैं। कैसे? सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं, इसी चीज के सिलेबस को, इसी यूनिट के सिलेबस को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं थोड़ी सी, तो आप देख पाएंगे शायद कि आखिर क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। जो रेड साइन किया हुआ है मैंने, वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, छोड़ना मत उन्हें आप, अगर आप सिलेक्शन की ही चाह में मेहनत कर रहे हैं तो। वैदिक एंड उपनिषदिक जब मैं बात करता हूं तो ये बेसिक इंडियन फिलॉसफी है, जो कि मैंने ऊपर आपको अभी बताया था, जहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तो यहां पढ़ेंगे ही, वो एक अलग बात है, बट फिर भी सब में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रित का कंसेप्ट सबसे फेवरेट कंसेप्ट है आपके किसी भी आयोग का, चाहे से वो यूजीसी हो, चाहे वो सीबीएसई रहा हो, चाहे अब एनटीए नेट रहा हो। रित का कंसेप्ट आप पढ़िएगा जरूर। छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। द एथिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, या फिर नेचर का जो नैतिकता है उसका ही मतलब रित है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पढ़ने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इसको और डीप में जाके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जगत के निर्माण का सिद्धांत, आत्मा का सिद्धांत, जागृति का सिद्धांत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ब्रह्म, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पहले कंसेप्ट के अंदर, या पहले सेक्शन के अंदर, जिसको हम बेसिक इंडियन फिलॉसफी कह रहा हूं। चारवाक, जैन और बुद्ध की जब मैं बात करता हूं तो चारवाक में प्रत्यक्ष का सिद्धांत, हालांकि चारवाक में ज्यादा कुछ गफलत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के साथ वो सभी को इग्नोर कर देता है, सभी चीजों को वो इग्नोर करता है क्योंकि साहब उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। सबसे ज्यादा संभावना जो चारवाक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की होती है उसमें प्रत्यक्ष का रेशियो आज भी सबसे ज्यादा है। या तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साहब चारवाक का ज्ञान का सिद्धांत क्या है, चारवाक ज्ञान के माध्यम के रूप में, प्रमाण के रूप में किसे स्वीकार करता है, या फिर चारवाक अनुमान को क्यों नहीं मानता है। तो उन सबका जवाब लगभग यही होगा कि प्रत्यक्ष 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 होता है और प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष के आसपास चारवाक पूरा घूम रहा है। लेसन इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक चारवाक का सुखवाद, उसको भी जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। जैनिज्म, जैनिज्म में हालांकि सारे ही टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट फिर भी अगर मैं पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स देखता हूं तो मैं ये निकालता हूं कि सत्य, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव, अजीव, ये वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो लगभग ऐसे पूछे जाते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सत्य, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव, अजीव, ध्यान रखिएगा, ये वो क्वेश्चंस हैं। अगर मैं थ्योरेटिकल बड़े कंसेप्ट की बात करता हूं तो अनेकांतवाद, शादवाद, न्यायवाद, ये बड़े कंसेप्ट है लेकिन महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट जिनका आंसर निकलता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये वाले क्वेश्चन है सत्य, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव, अजीव। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म के अंदर भी, हालांकि अभी जो वर्तमान की परिस्थिति में देख के बता रहा हूं, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को आप थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप, न्याय दर्शन पूरा का पूरा आपके लिए महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन, अकेला न्याय दर्शन तकरीबन 2 से 3 प्रश्न लेकर आता है, अकेला न्याय दर्शन, ध्यान रखिएगा। वैशेषिक दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका जो जगत के निर्माण का सिद्धांत है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के लिए कि आपका जो पुरुष है वो अनेक है, इसके लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो समझाइए। प्रकृति और पुरुष में संबंध क्या है, ये आस्तिक है या नास्तिक है, ये वाले प्रश्न जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग दर्शन, इस बार भी संभावना थी योग दर्शन की और लगभग ठीक ठाक था योग दर्शन का। योग दर्शन इसलिए क्योंकि योग दर्शन करंट अफेयर का टॉपिक है, योग दर्शन करंट अफेयर का टॉपिक है। वेदांत के अंदर जैसे मैं देखूं कि अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने शंकराचार्य जी के कुछ जगहों पर मंदिरों की स्थापना की है, रामानुजाचार्य के कुछ मठों की स्थापना की है। तो ये अपने आप में करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। ध्यान रखिएगा, एनटीए नेट जो है वो क्वेश्चंस को करंट अफेयर से घुमा के भी लाता है।
लोग कहते हैं फिलॉसफी में करंट अफेयर थोड़ी होते हैं। अरे भैया, करंट अफेयर सब जगह होते हैं। करंट अफेयर का मतलब है कोई एक टॉपिक चर्चा में था और वही टॉपिक हमारे सिलेबस में भी था, तो उस टॉपिक को पूछ लिया जाएगा सिलेबस से उठा करके। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकराचार्य जी से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहब मठ कहां बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में जो 4 मठों की स्थापना की, उनका सही क्रम पूर्व से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पहले से अंतिम की तरफ जमाइए, या कौन सा मठ कहां पर था, मैच द फॉलोइंग। समझ रहे हैं बात को? करंट अफेयर्स यहां से पूछे जाते हैं। पूर्व मीमांसा न्याय दर्शन की भांति, पूर्व मीमांसा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है आपकी फिलॉसफी में, ठीक है। और वेदांत के अंदर मैंने कहा आपसे अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी को आप इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपके लिए रामबाण हो सकते हैं, आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। तो एक बार फिर से अगर मैं देखने की कोशिश करूं, यहां से मेरा सेक्शन शुरू हो रहा है शुद्ध अद्वैतवाद से, और अब मेरा ऊपर तक सेक्शन जा रहा है कहां तक, आपके न्याय दर्शन तक। ये वो सेक्शन है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, थेइस्ट फिलॉसफी, जहां मिनिमम 7 से 8 प्रश्नों को मैं लेकर चल रहा हूं। हालांकि ये रेशियो ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अब एक प्रश्न आता है कि साहब इन तीनों सेक्शंस में से सबसे इजी सेक्शन कौन सा है और सबसे स्कोरिंग सेक्शन आप किसे कह सकते हैं? मेरा ये पर्सनली मानना है कि इन 3 सेक्शंस के अंदर अगर मैं देखूं तो ये जो 2 सेक्शंस हैं आपके, बेसिक इंडियन फिलॉसफी और अथिस्ट फिलॉसफी, यहां पर ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता है। यहां पर एकदम सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रतीत्य सम उत्पाद किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी की थ्योरी है? बुद्ध दर्शन की कॉजेशन थ्योरी को क्या कहा जाता है? क्षणिकवाद किसका सिद्धांत है? महायान कौन सी स्कूल की शाखा है? सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सेम एज बेसिक इंडियन फिलॉसफी, रित किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं? तो यहां ज्यादा दिमाग घुमाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए बोनस है। अगर आप इस यूनिट की तैयारी अच्छे खासी तरीके से करते हैं तो ये जो दोनों सेक्शन है ये आपके लिए बोनस है। बोनस इन द सेंस तकरीबन 6 से 7 प्रश्न ये वाले डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एथिस्ट और बेसिक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी से। डायरेक्ट पूछे जाते हैं, घूमते फिरते नहीं है, ज्यादा घुमाने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा सा आप समझेंगे और आप आंसर लगा देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। थेइस्ट का सेक्शन थोड़ा सा टिपिकल रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन वहां घूम जाता है। जैसे न्याय दर्शन से आप लॉजिकली कुछ पूछ लिया आपसे, मीमांसा से कुछ ऐसा पूछ लिया जो हमने नहीं पढ़ा कभी, या थोड़ा टिपिकल था, याद नहीं रहा। तो यहां से भी संभावना थोड़े से टफ क्वेश्चंस की हमेशा रहती है। बट फिर भी सारे प्रश्न यहाँ टफ नहीं रहते हैं। तकरीबन 30% क्वेश्चन यहाँ से भी एकदम आसान आते हैं, मतलब तकरीबन 2 से 3 प्रश्न। ओवरऑल अगर मैं इस यूनिट को देखता हूं तो अगर आपकी तैयारी ठीक है, तैयारी एवरेज है, मतलब आपकी ठीक है, मतलब कि हाँ एवरेज से कम नहीं है बट एवरेज से थोड़ी ज्यादा ही आपकी तैयारी है, तो ये यूनिट तकरीबन आपको 7 से 10 प्रश्नों के बीच में सही आंसर दिलवा सकती है। सही 10 प्रश्न, कम से कम 7 और मैक्सिमम 10 प्रश्न आप यहां से सही कर सकते हैं, ये इस यूनिट की संभावना है। और अगर मैं एक प्रैक्टिकल एक अप्रोच हमेशा सबको कहता हूं कि आप हाइपोथेटिकल मत चलिए। मैं कल्पनाओं की बात नहीं करता हूं कि साहब मुझे 100 के 100 प्रश्न सही करने, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मान लीजिए 10 यूनिट मेरे पास है, यहां लिखते हैं 10 यूनिट मेरे पास है, ठीक है। 10 यूनिट मेरे पास है, सब कुछ आता है 10 यूनिट के अंदर, ठीक है। 10 यूनिट को मैं सेक्शनाइज कर लेता हूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए वो यूनिट्स जो मुझे प्रॉपर तरीके से आती है, सब कुछ उसमें से मुझे आता है। ऐसे यूनिट आपकी तकरीबन 4 से 5 होनी ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी जहां पर आपको 50-50 का रेशियो है कि यार मुझे कुछ तो आता है इसमें लेकिन कुछ नहीं आता, ऐसी यूनिट की संख्या 2 से 3 आपकी हमेशा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ज्यादा होगी तो दिक्कत करेगी। और अंत में वो यूनिट जो आपको बिल्कुल नहीं आती, तकरीबन 2 से 3।
ऐसी यूनिट होगी जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता। ये किस्मत है कि आपने देखा, वो ऑप्शन दिख गया और वो सही था और आपने लगा दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं इसको एक बार इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर कर दिया मैंने। 40 से 50 क्वेश्चंस, 20 से 30 क्वेश्चंस, और ऑलमोस्ट आपके वही 30 से 40 क्वेश्चंस फिर से, सॉरी 20 से 30 मान लीजिए, चलिए 20 से 30 क्वेश्चन। मैं इन 20 और 30 क्वेश्चंस की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूं, मुझे मतलब भी नहीं है। इमेजिन कीजिए 40 से 50 में से अगर आपका 80 to 85% रेशो सही रहा, यहां पर 20 से 30 में से आपका 60% रेशो सही रहा, और 1% मान लीजिए, मैं तो यार नहीं मान रहा हूं, 1% अगर थर्ड सेक्शन में से 2 प्रश्न भी आपने सिर्फ देखे और वो सही लगे और आपने लगा दिए, कोई रिस्क नहीं लिया वहां पर, तो भी आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। नेट तो खैर बहुत छोटा हो गया, जेआरएफ के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब मुद्दा क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें 6 महीने तक तो यही नहीं पता चलता कि मुझे आता क्या है और मुझे क्या नहीं आता। अरे भैया सेक्शनाइज, मैं ये यूनिट क्यों समझा रहा हूं आपको, मैंने एक यूनिट के बारे में क्यों बताया। मान लीजिए मेरे इस वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, वो सारे नेट के बच्चे हैं, नेट के विद्यार्थी हैं। 10,000 बच्चों ने देखा, 10,000 में से 4,000 बच्चों ने देखा कि यार ये यूनिट जो है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ गई, रेशो मालूम पड़ गया, एवरेज मालूम पड़ गया, क्वेश्चंस कितने आते हैं मालूम पड़ गया, ये यूनिट मेरी कंठस्थ हो गई। सेम एज मैंने 10 अलग अलग वीडियोस बनाए आपके एक एक यूनिट के लिए, आपने 10 के 10 वीडियोस देखे और आपने ये रियलाइज किया, ये एनालाइज किया आपने कि यार इसमें से ये 6 यूनिट मेरी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है, अब मैं इसके साथ मेहनत करूंगा। पहले एक रोड मैप बनाइए, एक एक यूनिट को चेक कीजिए, मुझे कौन सी यूनिट पढ़नी है। केवल जून का एग्जाम आपको नहीं पास करना है, अगर मुझे लगता है जून में कमी रह गई तो मैं दिसंबर में जेआरएफ निकालूंगा, बात खत्म। लेकिन वो रोड मैप बनाना पड़ेगा भैया, जेआरएफ निकालने के लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। 10 यूनिट है, मैं 6 ही पढ़ूंगा, मैं 7 ही पढ़ूंगा, मैं 8 ही पढ़ूंगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरा ना 9th यूनिट जो है लॉजिक्स, वो मुझे नहीं आती, मुझे लगता है मेरा जेआरएफ नहीं निकलेगा। मैंने कहा पागल है क्या, केवल एक ही यूनिट तो नहीं आती है, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 90 क्वेश्चन आते हैं क्या। नहीं सर वो भी ढंग से नहीं आते। मैंने कहा फिर नहीं निकलेगा, फिर नहीं निकलेगा। आप एक यूनिट के पीछे पूरे 6 महीने खराब कर रहे हैं, अब कर क्या रहे हैं आप सोचिए। अरे लॉजिक्स नहीं आता ना, छोड़ दीजिए और बोलिए। 90 क्वेश्चन हैं, 90 नहीं चलिए 80 तो हैं, 80 नहीं 70 तो हैं, कितने करेंगे अब आप। 70 तो सही करने की अपनी कोशिश कीजिए। नेट निकालना, जेआरएफ निकालना महत्वपूर्ण नहीं है या मुश्किल नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका रोड मैप कैसा है। ठीक है, तो कल यूनिट संख्या 2 के साथ